हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और आज दोबारा से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इफ़ेक्टिव कंटेंट के साथ लेकर आया हूँ। बिल्कुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हल्की सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज के कंटेंट को समझते हैं। आज हम हिस्ट्री के कुछ पोर्शन को लेकर चलेंगे। आपको जैसे पता है, आपने हिस्ट्री के बारे में कुछ, आज थोड़ी सी क्लास लंबी होगी तो इसीलिए आप अच्छे से आराम से समझिए। आपको ये इतनी बात पता है, इतिहास को 3 भागों में विभाजित करके समझा गया है। एक इतिहास का जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है प्राचीन इतिहास। इसको क्या कहते हैं हम? प्राचीन इतिहास। इसको कहा जाता है मेरे दोस्त मध्यकालीन इतिहास। और इसको कहते हैं हम आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास यानी कि देखो, ये आज से जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, आज के सेशन से आपको मैं बता दूं कि इससे आप अगर ये सोच रहे हैं कि छोटे एग्ज़ाम आई मीन से दैट कि आप आर्मी या ये एग्ज़ाम तो अपने क्लियर होने ही वाले हैं, मैं ये आज का जो सेशन लेकर आया हूँ ये मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लेकर आया हूँ डिटेल में चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि आप आराम से कुछ सीजीएल वगैरह या फिर कांस्टेबल, एसएससी जीडी के भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गई है तो, या एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए ऐसी चीज़ों के लिए मैं ये कंटेंट लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा और डिटेल के साथ ही पढ़ेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हम इसको अच्छे तरीके से कवर कर सके, आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से कर सके। तो बिल्कुल इसको बहुत डिटेल से समझना। और एक और बात, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि इन नोट्स से आपको ये फ़ायदा हो जाए कि आप एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में उसका रिवीजन कर सके और वीडियोस को बार बार देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इसको शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और ये आता है प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि इसमें एक हिस्सा आपका आ जाता है दिल्ली सल्तनत वाला हिस्सा आ जाता है एक इसमें, इसी में ही एक हिस्सा आ जाता है मुगल काल का, इसी में हिस्सा आता है। आधुनिक इतिहास में हमारा आ जाता है 1857 की क्रांति वाला हिस्सा, और इसी 1857 की क्रांति के बाद फिर हम देखते हैं अपना स्वतंत्रता वाला हिस्सा, यानी कि जब 1950 तक हमने या 1947 तक हमने भारत को आज़ाद कराया था, तो ये वाला हिस्सा हमारा आता है दोस्तों किसमें? आधुनिक इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में स्पेशली हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ और नहीं आता, आता है इसके अलावा भी, लेकिन पॉइंटेड वाली बात ये है कि एट द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो स्पेसिफिकेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये, और इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो। अभी अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास में अपने यहाँ वेद आ जाता है, इसी में प्राचीन इतिहास में आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट इसी में आता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में जो क्वेश्चन आता है वो आता है महाजनपद काल। इसी में कौन सा आता है? महाजनपद काल। ये अपना आ जाता है किसके अंदर? प्राचीन इतिहास में, आई मीन एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड इट विल बी अ मॉडर्न हिस्ट्री, और ये हो गई आपकी एंसेंट हिस्ट्री। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो प्राचीन इतिहास से लेकर आया हूँ, और प्राचीन इतिहास का कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक महाजनपद काल। और ये वीडियो मोस्टली मैं फिर से आपको ये रिकॉल कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये वीडियो को आप बहुत डिटेल में समझें, ताकि आपको ये आराम से समझ में आ सके। चलिए, मैं आपके लिए इसको मैं साफ कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, ये जो महाजनपद है, अगर मैं महाजनपदों की बात करता हूँ तो महाजनपदों का जो उद्गम हुआ है, आप ये जान सकते हो महाजनपदों के बारे में जो हमारे सामने बातें आई हैं, जिनके बारे में हमें
जानकारी समझने को देखने को मिली है और जिनके आप ये कह सकते हो साक्ष्य हमें मिले हैं, जिनके बारे में हमारे नॉलेज है, उसकी बात अगर हम करें तो एक था एक जो किताब है उसका नाम है भगवती सूत्र। एक किताब जो है उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। ये एक जैन धर्म की किताब है। ये कौन से धर्म की किताब है? जैन धर्म की एक ग्रंथ है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ से, और एक ग्रंथ का नाम है अंगुतर निकाय। एक ग्रंथ का क्या नाम है? अंगुतर निकाय। इतने में दिख रहा है ना आपको? एक ग्रंथ का नाम है अंगुतर निकाय और ये ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। ये ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म का। इन दोनों ग्रंथों से हमें जो ये बात पता चली है कि महाजनपदों का जो कितने महाजनपद थे, महाजनपदों की संख्या, महाजनपदों की संख्या के बारे में अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र जो ग्रंथ से हमें पता चला है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, वो पता चली हमें 16। बट एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था पाणिनि। एक ऋषि हुए थे जिनका क्या नाम था? पाणिनि। इन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है अष्ट अध्यायी। उस किताब का क्या नाम है? अष्ट अध्यायी। उस किताब का नाम है अष्ट अध्यायी। जो ये अष्ट अध्यायी किताब है, अष्ट अध्यायी किताब है, इस किताब से पाणिनि की जो एक पुस्तक है, जो पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्ट अध्याय। इससे हमें महाजनपदों की जो संख्या के बारे में पता चला है, वो पता चली है कितनी? 22। अब देखो, बाद में कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रोडिक्शन इस बात का आ गया दोस्तों कि इन दोनों निकाय से, इन दोनों ग्रंथों से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों से तो हमें पता चला 16 है, लेकिन अष्ट अध्याय जो है इससे हमें पता चला कितनी? 22 है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो एग्जाम दोस्तों हमारे लिए जो मानता है, या पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही मानता है, वो मानता है 16, 22 को सही नहीं मानता। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। क्वेश्चन वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भगवती सूत्र या जैन ग्रंथों के अनुसार या बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर फिर भी क्या होगा दोस्त? 16 होगा। अब हम बात करते हैं महाजनपदों में से कौन कौन से महाजनपद थे, कौन कौन से नहीं। 16 महाजनपद थे। आपको सभी महाजनपदों के बारे में नहीं समझना है, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से महाजनपद का क्या नाम था, किन कौन से का क्या नहीं था। एक बार इसके बारे में हम आराम से समझ लेते हैं, उनके नाम मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। चलिए देखिए, ये जो महाजनपद है मैंने 16 के 16 आपको बोर्ड पे लिख दिए हैं। आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए कौन कौन से महाजनपद हैं और इनमें से हमें किसके बारे में स्टडी करना है और किसके बारे में स्टडी नहीं करना है, ये भी बात बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहला महाजनपद जो है वो है कोसल। कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। मैंने राइट साइड में इनकी राजधानी लिखी है और लेफ्ट में लिखी है वो महाजनपद जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, इनमें से हमें सभी महाजनपदों के बारे में स्टडी नहीं करना है। क्यों? आपसे दरअसल इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कभी कभी इन महाजनपदों में से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं 8 ही इम्पोर्टेंट है जिनके बारे में आज तक एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कोसल है, कोसल की राजधानी पूछी गई है। कोसल की राजधानी क्या है? वज्जी है, वज्जी की राजधानी पूछी गई है वैशाली। मल, मल की राजधानी कुशीनगर। अंग, चंपा, अवंती, उज्जैन। मगध, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए मगध को तो, और इसकी राजधानी गृहब्रज या राजगृह है। मत्स्य की पूछी गई है विराटनगर, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो विराटनगर की स्थापना किस शासक ने किया, अधिकतर ये पूछा जाता है। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। गांधार, तक्षशिला, इसका रोल बहुत आएगा आगे जब हम इनके बारे में किसी एक के बारे में समझेंगे। बस आपसे इनके अलावा नहीं पूछता। इनके तो बारे में आपको मैंने सिर्फ इतनी बात लिखवाई है, ये सिर्फ इसलिए इतना लिखवाया है ताकि आपको कम से कम ये बात डाटा याद रहे कि 16 महाजनपद है, वो कौन कौन से 16 महाजनपद है, इसीलिए ये सारी बात आपके लिए लिखवाई गई है। बाकी दोस्तों आपसे वो जो पूछता है वो मैंने मेनली आपको बता दिए, मेंशन कर दिए कि इनके बारे में ही वो पूछता है, आपसे इसके अलावा नहीं पूछता।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, अब क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा कि जो कुशीनगर है निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी रही है? तो कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्ल की। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि मगध की राजधानी क्या है? मगध की राजधानी, तो मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज या राजगृह, ये राजधानी रही है। अब इनमें से हम एक एक करके ये समझेंगे जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उसके बारे में अब हम समझने जा रहे हैं कि कैसे इनको समझेंगे और कैसे नहीं समझेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। इन महाजनपदों में से जो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेवेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है मेरे दोस्त मगध। कौन सा है? मगध। समझना, आज हम समझेंगे मगध के बारे में। मगध पर कौन कौन से राजा हुए हैं जिनके बारे में हमें असलियत में पता है, जिनके बारे में हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं और जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। मगध पर अभी तक हम जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो हुए हैं, जितने तक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है 10 शासक। कितने शासक हैं? 10 शासक जिन्होंने मगध पर राज किया। कैसे उनको याद करें 10 के 10 शासकों को, कैसे उनके बारे में स्टडी करें, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। ठीक, और बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी बातें, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो आपके एग्जाम के एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर चला जाए। अगर इससे आया, महाजनपद से अगर क्वेश्चन आया तो एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये प्रॉमिस है आप लोगों से। बस आप बने रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए। चलो मैं बताता हूं ये 10 शासक कौन कौन से थे। ट्रिक के आधार पर देख लेते हैं। ट्रिक के आधार पर देख लेते हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है, एक व्यक्ति है हरि। एक व्यक्ति क्या है? हरि। तो हरि ने शिशु नंद मौर्य से, देखो एक व्यक्ति है हरि, इसने एक छोटा बच्चा है शिशु, जिसे हम बच्चा कह रहे हैं शिशु, उसका नाम है नंद मौर्य, से कण्व या कण्व वाहन का गुप्त पुष्प मंगाया। देखो ध्यान से समझना, इसमें 10 राजवंश आ गए जो मगध पर राज करेंगे। इसमें मैंने इस ट्रिक में जो ये सेट किए गए हैं वो किए गए हैं 10 राजवंश जो इस पर राज करेंगे। उनको 1 बाय 1 एक बार ट्रिक को मेरे साथ रिवाइज करें। बिल्कुल इस बात के लिए कभी भी आपको ये हेजिटेशन नहीं लेनी है कि हम अगर बोलेंगे तो कैसा होता है। अरे जैसे बच्चे को बचपन में सिखाया जाता है रटने के लिए कि A फॉर एप्पल, ऐसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आराम से सारी चीजें याद हो जाएगी, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। देखो एक बार फिर से मेरे साथ बोले कि हरि ने शिशु नंद मौर्य से कण्व वाहन का, जैसे कि मान के चलो ये एक कैटेगरी है, ये कोई पुष्प है, ये उसकी कैटेगरी है, कण्व वाहन का गुप्त पुष्प मंगाया पुष्प गुप्त का वाहन कर्ण से मौर्य नंद शिशु ने हरि से। इस तरीके से याद रखें। चलो देख लेते हैं कैसे है कैसे नहीं। तो यहां से आ जाता है, पहला आ जाता है वंश हर्यक वंश। हरि से क्या बन गया मेरे दोस्त? हर्यक वंश। नए इसमें साइलेंट है और शिशु से क्या बन जाता है? ये बन जाता है शिशु नाग वंश। कौन सा बन जाता है? शिशु नाग वंश। इसके बाद यहां पर आ जाता है नंद से आ जाता है ये नंद वंश। नंद से कौन सा आ जाता है? नंद वंश। उसके बाद आ गया मौर्य। उसके बाद क्या आया? मौर्य। और मौर्य से बन गया हमारा मौर्य वंश। से बन गया ये शुंग वंश। से कौन सा बन गया? शुंग वंश। कण्व से बन जाता है कण्व वंश। कण्व से कौन सा बन गया? कण्व वंश। वाहन, नाम सुना होगा आंध्र सातवाहन वंश। नाम सुना होगा आपने आंध्र सातवाहन वंश। अरे ये वही वंश है जिसमें अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल दिमाग में सेट रखना बातों को कि कैसे कैसे किस किस का निर्माण कराया जा रहा है। आंध्र सातवाहन वंश
ये वही वंश है जिसके बारे में किसने निर्माण कर, इस वंश में किसका निर्माण होता, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसी वंश के शासकों ने करवाया। कैसे आ जाता है कुषाण वंश, कैसे कौन सा आ गया, कुषाण वंश। उसके बाद गुप्त से आ जाता है गुप्त वंश, और अंतिम में आ जाता है पुष्प से आ जाता है पुष्यभूति वंश। पुष्य से कौन सा आ गया, पुष्यभूति वंश। बिल्कुल इन्हीं के बारे में मेरे भाई, मेरे दोस्तों बिल्कुल इन्हीं के बारे में स्टडी करना है हमें। और ये हो गए हमारे पास 10 वंश। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बिल्कुल सही। अब दिमाग में सेट कर लेनी है ट्रिक। हरि ने शिशुनंद मौर्य से कण्व सातवाहन का वंश गुप्त पुष्प मंगाया। अब एक बार आप लोगों को मैं ये बता दूं, ये जो मैंने लिखे हैं ये सभी के सभी सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में आई मीन मेरा कहने का मतलब सीक्वेंस का ये है कि इन सभी का एक ना सीक्वेंस है। सीक्वेंस कहने का मतलब कि पहले ये वंश, उसके बाद ये वंश, उसके बाद ये वंश, धीरे धीरे करके हमारे ये वंश एक के बाद एक है। ऐसा नहीं कि रैंडम है, एक वंश के बाद दूसरा वंश है। तो कुछ इनका सीक्वेंस ऐसा ही है। अब इनसे क्वेश्चन समझिए, फिलहाल इन्हीं से क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है। 4 ऑप्शन कोई भी उठा देगा। आपको ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर याद रखना है अच्छे तरीके से, ताकि आप ये बात याद रख सके कौन सा वंश सबसे पुराना, मतलब किस वंश से पहले। मान लो एक रख दिया गुप्त, एक रख दिया मौर्य, एक रख दिया हर्यक, और एक रख दिया ये पुष्यभूति वंश। और आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा वंश सबसे पुराना है। आप एक बात समझो यार कि इसमें इन दोनों से पहले कौन सा वंश आया है, ये तो पुराना हो गया। लेकिन ऑप्शन में दोस्तों 2 ये भी तो है, इन दोनों से पुराना है गुप्त वंश, लेकिन इनसे पुराना हर्यक वंश है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इन चारों में से अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। आपको ये सिलेक्शन, ये